आज के मुख्य समाचार। चुनाव टालने का प्रयास कांग्रेस सरकार की मंशा को दर्शाता है, विपिन सिंह परमार। हिमाचल के वीर सपूतों का शौर्य पूरे देश के लिए प्रेरणा। शिमला में झीला मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज। पीएम मोदी के सफल नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने पर अंधेरा में विशेष हवन पूजन। समर फेस्टिवल 2026 में सजा रंग बिरंगे फूलों का संसार। शिमला में टमाटर ने लगाई छलांग। मणिकरण घेटीघट सड़क परियोजना को मिली रफ्तार। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय झीला मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ शिमला खेल परिसर में उत्साह और खेल भावना के माहौल में हुआ। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन अनुपम कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर खिलाड़ियों, अभिभावकों, प्रिय शिक्षकों और खेल प्रेमियों की उल्लेखनीय उपस्थिति देखने को मिली। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि यह युवाओं के सर्वांगीण विकास की आधारशिला भी है। खेलों से जहां शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती का विकास होता है, वहीं अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना जैसे गुण भी विकसित होते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रतियोगिता में पूरी निष्ठा और खेल भावना के साथ भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से सीखे और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करें। उपायुक्त ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने आयोजन समिति और खेल संघ के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से जिले में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और नई प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। आयोजकों के अनुसार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला मिनी बैडमिंटन चैंपियनशिप को लेकर खिलाड़ियों में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 180 खिलाड़ी हिस्सा ले रही है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों दोनों वर्गों के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। शुरुआती दौर के मैचों में ही खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर अपनी तैयारियों का परिचय दिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी पहचान बनाने का सपना लेकर मैदान में उतरे हैं। खेल विशेषज्ञों का भी मानना है कि इस प्रकार की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार करती है। इन्हीं मंचों से उभरकर कई खिलाड़ी आगे चलकर राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल के तहत आयोजित यह प्रतियोगिता न केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि युवाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक सोच को भी प्रोत्साहित कर रही है। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण उपलब्ध हो सके। यही खेल की खूबी होती है कि जो खेल प्रेमी है वो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि वो उसमें लीन होता है अच्छे से। अरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों का, हमारे बच्चों का जो स्पोर्ट्स के साथ जो रुचि है वो बहुत अच्छी है और हमारे आने वाले भविष्य में अपने आप को अच्छे से स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे शरीर के लिए, अच्छे मानसिक विकास के लिए खेलों का होना बहुत ज़रूरी है। और आप सब लोग दिल लगाकर खेलते हैं पढ़ाई के साथ साथ, ये बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चों को देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरी बैडमिंटन एसोसिएशन को बधाई देना चाहता हूँ कि वो इस तरह की एक्टिविटी को लगातार करते रहते हैं और बच्चों को खेलने के लिए जो है हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही में हमारे नन्हे बच्चों के जो माता पिता साथ में हैं, उनका भी जो इसके पीछे सहयोग रहता है और निरंतर सुबह शाम वो बच्चों पे मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे होने के साथ साथ ये हमारे आने वाले देश का भविष्य भी है।
हमारे प्रदेश का भविष्य भी है। तो इस प्रकार से अगर सारे बच्चे पूरी तरह से फिट रहेंगे तो वो अपने जीवन में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमने देखा है हमारे प्रदेश से बहुत अच्छे बच्चे, विशेष तौर से भी हमने देखा है कि लड़कियां जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हम जो है अपने में हमेशा जिंदा रखेंगे और ये बच्चे इसी तरह खेलते खेलते आगे बड़े होंगे और हमारे प्रदेश का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा करेंगे। मैं पूरी बैडमिंटन एसोसिएशन को इंटरनेशनल समर फेस्टिवल कमेटी की ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सारे पेरेंट्स को भी मेरा साधुवाद है कि इसी तरह से अपने बच्चों के साथ दिलचस्पी बना करके उनको स्पोर्ट्स में जो है हम बना करके रखेंगे। आप जानते हैं कि समाज में आज कई प्रकार की चुनौतियां चल रही हैं जहां हमें अपने बच्चों पर ज़रूर से ज़्यादा ध्यान देने की भी आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे बच्चे जो है वो प्रभावित होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बच्चों का ध्यान इन तरफ रहेगा तो हमें किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो इस तरह की एक भावना है, अपनी श्रद्धा है खेलों के प्रति कि आपको कहीं भी अपने जो लक्ष्य है उससे कहीं भटकने नहीं देता। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बच्चों को, सभी बच्चों को मेरी बेस्ट विशेस और बहुत अच्छा खेलें। और दूसरी बात यह है कि खेलों में यही ज़रूरी नहीं होता कि हमने जीत के क्या मेडल लिया और हम कहाँ हैं। अच्छी बात है, जीतना और प्रतिस्पर्धा में आना अच्छी बात है, लेकिन जो सहभागिता होती है उस जज्बे को कभी कम नहीं होने देना, क्योंकि आज अगर हम नहीं भी जीतते हैं तो कल हम और अधिक तैयार होंगे और अधिक आने वाले समय के लिए और अधिक अच्छे भविष्य के लिए। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरभूमि हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर देश को यह संदेश दिया है कि जब राष्ट्र की बात आती है तो पहाड़ों की धरती से निकले जवान किसी भी चुनौती के सामने पीछे नहीं हटते हैं। भारतीय सेना और सशस्त्र बलों में अपनी बहादुरी, अदम्य साहस, सर्वोच्च बलिदान से देश का गौरव बढ़ाने वाले हिमाचल प्रदेश के 5 वीर सपूतों को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में वीर चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में इन वीर जवानों को देश के प्रतिष्ठित सैन्य अलंकरण प्रदान किए। इस सम्मान समारोह में पूरे हिमाचल प्रदेश को उन पर गर्व है। मंडी, बिलासपुर, शिमला और ऊना जिलों के इन वीर सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों, सीमा सुरक्षा और विशेष सैन्य अभियानों के दौरान असाधारण साहस का परिचय दिया। किसी ने दुश्मन को भारी गोलीबारी के बीच मोर्चा संभाला, किसी ने आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया, तो किसी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना साथियों की जान बचाकर राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश भर में इन सैनिकों की वीरता की चर्चा हो रही है। गाँव और कस्बों में लोगों ने इसे हिमाचल के लिए गर्व का क्षण बताया है। परिवारों में खुशी और भावुकता दोनों का माहौल देखने को मिला है, क्योंकि इन सैनिकों की उपलब्धियां केवल उनके परिवारों की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और देश की उपलब्धि मानी जा रही है। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के मकरीडी पंचायत के समूली गाँव निवासी नायब सूबेदार सतीश कुमार को वीरता और राष्ट्रीय सेवा के लिए देश के प्रतिष्ठित सैन्य अलंकरण वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4th बटालियन डोगरा रेजिमेंट में सेवाएं दे रहे सतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास दुश्मन की भारी गोलीबारी के बीच असाधारण साहस का परिचय दिया। सैन्य अधिकारियों के अनुसार अभियान के दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर दुश्मन के कई ठिकानों को ध्वस्त किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। लगातार हो रही गोलीबारी के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने के बजाय आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। उनके उत्कृष्ट पेशेवर दक्षता, साहस, कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सतीश कुमार के पिता नंदलाल स्वयं पूर्व सैनिक हैं, जबकि उनकी माता कृष्णा देवी गृहिणी हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती पंजाब के अबोहर क्षेत्र में है। गांव के लोगों का कहना है कि बचपन से ही उनमें अनुशासन और देशभक्ति की भावना दिखाई देती है। शिमला जिले के जुब्बल तहसील की खूंसा गांव निवासी मेजर अंशुल को भी उनके साहसिक सैन्य अभियान के लिए सम्मानित किया गया। 32 असम राइफल में अधिकारी मेजर को असम के दीमा हजाऊ क्षेत्र में संचालित
संचालित एक विशेष अभियान में अदम्य साहस और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता दिखाने के लिए यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। बताया गया कि अप्रैल 2025 में खुफिया सूचना के आधार पर एक अभियान चलाया गया था जिसमें उग्रवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद मेजर ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए एक उग्रवादी को मार गिराया और पूरे अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान उनके पिता प्रमोद, माता प्रेमलता और पत्नी पारुल भी मौजूद रहे। सम्मान मिलने के बाद परिवार ने इसे पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व का क्षण बताया। मंडी जिले के जोगिंदर नगर क्षेत्र की दारट बगला पंचायत के निवासी कैप्टन योगिंदर ठाकुर को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता और कर्तव्य निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया। सैन्य सूत्रों के अनुसार अभियान के दौरान आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कैप्टन योगिंदर ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपने दल का नेतृत्व किया। उन्होंने खतरे की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हुए रेंग कर आतंकियों के ठिकाने तक पहुंच बनाई और नजदीकी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। उनकी सूझबूझ, साहस और नेतृत्व क्षमता के कारण अभियान सफल रहा और सुरक्षा बलों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। कैप्टन योगिंदर के पिता अनिल ठाकुर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है और उनकी माता बीना देवी गृहिणी है। गाँव के लोगों ने कहा कि यह सम्मान पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऊना जिले के चैतरगढ़ गाँव से जुड़े और नंगल क्षेत्र के निवासी लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान असाधारण साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। 6 नवंबर 2024 को उन्हें एक तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अभियान के दौरान आतंकियों के एक घर में छिपे होने की सूचना मिली। स्थिति अत्यंत संवेदनशील थी, लेकिन सूरज पराशर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार्यवाही का नेतृत्व किया। उन्होंने आतंकियों पर प्रभावी जवाबी कार्यवाही की, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों आतंकवादी मार गिराए थे। उनके वीरता ने एक बार फिर यह साबित किया कि हिमाचल प्रदेश की धरती आज भी ऐसे जाबाज सैनिक तैयार कर रही है जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इस समारोह का सबसे भावुक क्षण तब सामने आया जब बिलासपुर जिले की सनीहरा पंचायत के गांव थेह के वीर सपूत लॉन्स दफादार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनके सर्वोच्च बलिदान और अद्वितीय साहस के लिए प्रदान किया गया है। 19 सितंबर 2025 को उधमपुर के सियोज धार खड़ नाला क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान सशस्त्र आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस हमले में उनके कई साथी जवान गंभीर खतरे में आ गए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी बलदेव चंद ने अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकियों का मुकाबला किया। भीषण हाथापाई के दौरान उन्होंने एक आतंकी से विदेशी निर्मित पिस्तौल छीन ली और अपने साथियों की रक्षा करते हुए पूरे दल को पुनः गठित किया। मुठभेड़ के दौरान उनके सीने में गोली लगी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने आतंकियों का मुकाबला जारी रखा। अंतिम सांस तक लड़ते हुए उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। उनके सर्वोच्च बलिदान ने उन्हें अमर वीरों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। इन 5 सैनिकों को मिले सम्मान के बाद पूरे हिमाचल प्रदेश में गर्व और उत्साह का माहौल है। गांव में लोगों ने मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन वीर सपूतों की उपलब्धियां युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी। नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोटार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लेटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोटर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई। अडिग संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार सतीश कुमार।
अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल 2026 के तहत आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक और आकर्षण कार्यक्रमों के बीच रोटरी टाउन हॉल परिसर में आयोजित फ्लावर शो लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। सीजेस द्वारा आयोजित इस विशेष प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों और रंगों के खूबसूरत फूलों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें लिलेनियम के आकर्षक फूलों ने दर्शकों का सबसे अधिक ध्यान अपने और आकर्षित किया। फ्लावर शो में सुबह से ही स्थानीय लोगों, पर्यटकों, प्रकृति प्रेमियों, बागवानी के शौकीनों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रदर्शनी स्थल रंग बिरंगे फूलों की सुगंध और सुंदरता से सराबोर नजर आया। सफेद, गुलाबी, पीले, नारंगी और लाल रंगों में सजे लिलेनियम के फूलों ने पूरे वातावरण को मनमोहक बना दिया। फूलों की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हुए भी लोग नजर आए, जबकि कई लोग फूलों की विभिन्न प्रजातियों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी लेते भी दिखाई दिए। फ्लावर शो में केवल सजावटी फूल ही नहीं बल्कि बागवानी और फ्लावरी कल्चर से जुड़े विविध प्रजातियों का भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को फूलों की खेती के प्रति जागरूक करना और बागवानी को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देना रहा। आयोजन के दौरान विशेषज्ञों ने विभिन्न फूलों की प्रजातियों, उनकी देखभाल और व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर सीजेस के सचिव पद्मिनी ने बताया कि फ्लावर शो का आयोजन हर वर्ष लोगों में फ्लावरी कल्चर के प्रति रुचि बढ़ाने और किसानों तथा बागवानी से जुड़े लोगों को नई संभावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से किया जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जलवायु फूलों की खेती के लिए अत्यंत अनुकूल है और यदि किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ फ्लावरी कल्चर को भी अपनाए तो उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल फूलों की विविधता और सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं बल्कि लोगों को यह भी समझाते हैं कि फूलों की खेती एक लाभदायक व्यवसाय बन सकती है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान पहले से ही व्यावसायिक स्तर पर फूलों की खेती कर रहे हैं और इसमें उन्हें अच्छा आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। फ्लावर शो के माध्यम से नए किसानों और युवाओं को भी इस क्षेत्र में अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि इस वर्ष आयोजित प्रदर्शनी में एक कमी भी लोगों की खली। फ्लावर शो देखने पहुंचे कई लोगों ने प्रदर्शनी में पौधों की बिक्री की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी निराशा जताई। कई लोगों ने इच्छा की कि वे अपनी पसंद के फूलों और सजावटी पौधों को खरीदकर अपने घरों और बगीचों में लगा सकते थे, लेकिन बिक्री की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से ऐसा संभव नहीं हो पाया। मेरा नाम बॉबी वर्मा है। ये मैम आजकल के मौसम में फ्लावरिंग सीजन पे इस टाइम ये बल्ब से होता है। इसके बल्ब होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के होते हैं। हमारे पास ये रेड कलर भी है और वाइट में भी है और आप देख रहे हैं ऑरेंज में भी है, ऑरेंज में भी, ठीक है जी। आप जब ये सिर्फ आजकल के सीज़न में होता है, फ्लावरिंग सीजन में बस एक ही सीज़न होता है इसका। वैसे ये परमानेंट प्लांट है जी। ये कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है? ये यहाँ पे मैम मैक्सिमम शिमला में तो मैक्सिमम जगहों में मिलेगा आपको। ये सरकारी नर्सरीज होगी या प्राइवेट नर्सरीज होगी, मैक्सिमम जगह में मिलेगा आपको। गर्म में भी हो जाएगा। ये ज़्यादातर इंडोर होता है। काफ़ी लोग पसंद करते हैं मैम, मैक्सिमम सारे लोग मैक्सिमम गिफ्ट के लिए ले जाते हैं। किसी के लिए बुक्का बनने के जैसे बुक्का बनाते हैं, किसी के लिए गेस्ट के लिए लेना हो या किसी मंत्री से मिलना हो किसी से भी, तो ये उनके लिए आप गिफ्ट तौर पर दे सकते हैं। गुलाब के है, आपका गुडेशिया है, फ्यूशिया प्लांट है, कई प्रकार के प्लांट है मैम हमारे पास। पेशेंट का भी ऐसा ही मैम, ये जो प्लांट आप किसी को बुके देना है या किसी के लिए गिफ्ट एक सिंगल स्टिक देनी हो तभी आप किसी को दे सकते हैं। तो मैम वैसा ना क्या बोलते हैं, आपके ग्लास हाउसेज होंगे, ग्लास हाउसेज में ये तैयार होंगे, फिर कट फ्लावर आएगा, फिर मार्केट में आएगा, फिर बिकेगा। मैंने तो इसमें बहुत सीजनल ये सीजनल है आपका। मतलब वैसे तो ये ग्लास हाउस में होता है ना जैसे, तो आपका फूल देता रहेगा पर एक साथ नहीं देगा, अलग अलग स्टिकें बनती है इसकी। एक्चुअली हमारी संस्था 1995 में बनी थी और 97 से ये फ्लावर शो हर साल आयोजित कर रही है। इसमें मेंबर्स अपने घर में ग्रो किए हुए प्लांट्स लाते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज है हमारी, जैसे फोलिएज है, पेरिनियल्स है, बल्बस है, सीजनल है, ऑर्किड्स है, हैंगिंग बास्केट्स है और बोनसाई है। फिर हम उसमें कुछ लोकल लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए हमने एक होममेड वास रखा है, टेरेरियम की वो कंपटीशन है। ये सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं और इसमें हमारे साथ कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी जुड़े हैं, जैसे एडवांस स्टडीज, ये आर्मी हेरिटेज म्यूजियम और CPWD और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सारे भी हमारे साथ बूथ लगाते हैं और इनका हम बूथ का कंपटीशन होता है, बूथ डिस्प्ले कंपटीशन। फिर हम इनके मालियों को भी प्रोत्साहन करते हैं, तो उसके लिए हम इनको 5 पॉट एंट्री करवाते हैं हर माली से।
तो हर माली जो 5 पॉट एंट्री करेगा वो अपनी पसंद के कोई भी 5 पॉट्स लाएगा और उसकी एक एंट्री होगी, उसके लिए हम इनको कैश प्राइस देते हैं। सेल नहीं लगी हमारी क्योंकि जगह बहुत थोड़ी थी, पर काफ़ी लोग डिसअपॉइंट होके गए हैं क्योंकि सब पहला क्वेश्चन होता है मैम हम ये कहाँ से खरीदें, तो इस बार हमारी सेल नहीं थी क्योंकि जगह बहुत कम थी। आप देख ही रहे हैं कि जगह कम थी। जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है वो फार्मर्स को भी प्रोत्साहित करता है, तो वो फार्मर्स अपने घर से जो उन्होंने खुद ग्रो किए होते हैं कट फ्लावर्स लाते हैं और उसका भी एक कंपटीशन होता है और उसमें भी हम फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देते हैं और जिन फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता उनको हम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। मणिकरण घाटी और कसौल क्षेत्र के बहुचर्चित मणिकरण घाटी घाट सड़क परियोजना को आखिरकार नई गति मिल गई है। इस महत्वपूर्ण सड़क के निर्माण और सुधार के साथ साथ पुल ब्रिज निर्माण के लिए आवश्यक फंड जारी कर दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है और विकास की उम्मीदें फिर से जग चुकी है। इस परियोजना को क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। लंबे समय से खराब सड़क और पुल की अनुपलब्धता के कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विशेष रूप से बरसात और सर्दियों के मौसम में स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती थी, जब सड़कें फिसलन भरी और खतरनाक हो जाती थीं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता किशन ठाकुर ने प्रदेश के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ठाकुर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मणिकरण घाटी घाट सड़क और पुल निर्माण के लिए फंड जारी होना क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक निर्णय है, जो विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। किशन ठाकुर ने बताया कि इस सड़क की मांग पिछले कई वर्षों से की जा रही थी। स्थानीय लोग, प्रशासन प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अब जाकर इस दिशा में ठोस पहल देखने को मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक सड़क नहीं बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास की रीढ़ साबित होगी। इस परियोजना के पूरा होने से आसपास के कई लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में लोगों को अस्पताल, स्कूल, बाजार और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में काफी समय जोखिम उठाना पड़ता है। नई सड़क और पुल बनने से यह सफर न केवल छोटा होगा बल्कि सुरक्षित भी बनेगा। विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में यह सड़क जीवन रक्षक साबित हो सकती है। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय पर अस्पताल पहुँचाना अब तक बड़ी चुनौती रहा है, जो इस परियोजना के पूरा होने के बाद काफी हद तक हल हो सकेगी। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा और कसौल जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन खराब सड़क और पुल की कमी के कारण कई बार पर्यटकों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र की छवि भी प्रभावित होती है। नई सड़क और मजबूत पुल के निर्माण से पर्यटकों के लिए यात्रा आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों को भी सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। यह सड़क परियोजना केवल परिवहन तक सीमित नहीं है बल्कि इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी। स्थानीय किसान और उत्पादक अपने उत्पादों को बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। किशन ठाकुर ने भरोसा जताया है कि आने वाले समय में भी क्षेत्र के लिए इसी तरह के विकास कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान अब ग्रामीण दूर-दराज क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर है, जिससे संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। स्थानीय निवासियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनके लिए लंबे समय का संघर्ष था। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब काम जल्द ही शुरू होगा और बिना किसी बाधा के पूरा किया जाएगा। लोगों का कहना है कि यह परियोजना केवल एक सड़क नहीं बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार का माध्यम बनेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन हर क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं किशन ठाकुर, प्रधान मणिकरण वैली होटल एसोसिएशन, मैं श्री सुंदर ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने घट्टीगढ़ बरसैनी पंचायत के लिए वैकल्पिक रोड बनाने के लिए 1,67,00,000 रुपए की जो धनराशि स्वीकृत की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वैकल्पिक रोड के बनने से हमारी बरसैनी पंचायत में तोश, पुलगा, नखथान, खिरीगंगा, जहां भारी संख्या में पर्यटक आते जाते रहते हैं, उन्हें इसका बहुत फायदा होगा और साथ में स्थानीय लोगों को भी इसका बहुत फायदा होगा,
क्योंकि जो भट्टीगढ़ की सड़क है वो ऊपर से तो धंस ही रही है, परंतु नीचे से भी वो धंस रही है। इसलिए भविष्य में ये सड़क जो है वो ठीक करने के बाद कभी भी दोबारा से टूट सकती है। इसलिए पार्वती नदी पे जो ब्रिज लगाकर जो है वो दूसरी सड़क बनाई जाएगी, उससे जो है वो सभी स्थानीय लोगों को तथा पर्यटकों को बहुत फायदा होगा और जितने भी हमारे पर्यटन व्यवसाय से हमारे स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी इसका बहुत फायदा होगा। 17 तारीख को जो एनएचपीसी के साथ और पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ जो विधायक महोदय ने टाउक बरसैनी में जो मीटिंग की थी, इसमें स्थानीय लोग बहुत सारे आए थे और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इस जगह पे जो है वो एक वैकल्पिक रोड बनाकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा और आज इसका समाधान हो रहा है और जल्दी ही ये सड़क जो है वो बनकर तैयार होगी। और उस दिन एक फैसला और भी लिया गया था कि एनएचपीसी जो है 6 महीने तक जो है वो एक टिपर और मशीन जेसीबी जो है वो फ्री में जो है वो इस सड़क को ठीक करने के लिए पूरा 6 महीने देगी। इसके लिए भी मैं विधायक महोदय का एनएचपीसी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं अब विधायक महोदय से चाहूंगा कि जो 14-15 किलोमीटर के लिए जो सड़क पक्की होनी है उसके लिए जो पैसा आया है उसे जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो तारकोल लगाकर इसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देहरा क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विशेष हवन पूजन एवं धार्मिक अनुष्ठान आयोजित कर देश की प्रगति, समृद्धि और जन कल्याण की कामना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धार्मिक आयोजन में पूर्व विधायक होशियार सिंह, जिला परिषद हरिपुर की सदस्य सुषमा सहित कई जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राष्ट्र की उन्नति, प्रदेश की खुशहाली और नागरिकों के सुख समृद्ध जीवन की कामना की। इस अवसर पर आयोजित हवन पूजन में वैदिक मंत्र उच्चारण के बीच विशेष आहुतियां भी दी गई। श्रद्धालुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के निरंतर विकास, वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भी प्रार्थना की गई। पूर्व विधायक होशियार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, आधारभूत ढांचे, डिजिटल क्रांति, सामाजिक कल्याण योजनाओं और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि देश आज विश्व मंच पर एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। गरीब, किसान, महिला, युवा, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई, जिसका सकारात्मक प्रभाव देश भर में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। जिला परिषद सदस्य सुषमा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों और विकासात्मक पहलों का साक्षी रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों और विकासात्मक पहलों का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचाना और भारत को विश्व के अग्रणी शक्तियों में शामिल करना है। धार्मिक अनुष्ठान के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया तथा उपस्थित लोगों ने राष्ट्र हित और जन कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का भी संकल्प लिया। जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, जो कि हिंदुस्तान में सबसे लंबा कार्यकाल हुआ। इस 12 सालों में हर कोई जानता है कि हमारा देश कितना आगे गया। हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ।
और हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है इस वक्त विश्व के 32 से अधिक देश हैं जिन्होंने उन्हें जो सर्वोच्च जो उनका पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, वो उससे उन्हें नवाजा है। एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम आज माता बगलामुखी में हमने हवन कराया कि पूरे विश्व ने तो उन्हें अवार्ड दे दिया, पर हमारे देश की जनता भी ये दुआ करती है कि उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा जाए, जो भारत का सबसे ऊंचा अवार्ड है उससे भी उन्हें नवाजा जाए, और वर्ल्ड का जो नोबेल प्राइज़ है, पीस नोबेल प्राइज़ भी मोदी जी को मिलना चाहिए, तो जिससे हमारा देश का भी नाम होगा। और आज पूरे विश्व में हमारे देश जो है चौथे स्थान पे पहुंच गया। करोड़ों लोग को यहाँ बेनिफिट मिला। हमारे देश के 40 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से जो नीचे थे वो आज गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। आज हर जगह खुशियाँ हैं, कहीं दंगे फसाद नहीं है, हर स्टेट में भाजपा की सरकार है। तो पूरे जनता ने, पूरे देश की जनता ने उन पर विश्वास जताया और तभी इतना बड़ा लंबा कार्यकाल जो है संपन्न हुआ। तो हम आज बगलामुखी में आज हमने हवन पाठ किया कि उनके जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए, दीर्घायु के लिए, इसी तरह जिस तरह उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए कार्य किया, बिना किसी पक्षपात के उन्होंने कार्य किया, इसी तरह आगे करते रहे। और जो सपना है 2045 में विश्व गुरु बनाने का, विकसित भारत का, वो सपने को वो पूरा करें आगे चल करके, ऐसे हम कामना करते हैं। और इसीलिए आज हमने जो है यहाँ पर एक हवन पाठ रखा और सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए और हमने दुआएं की कि इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी जो है देश का नाम आगे बढ़े। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों में शुमार सोलन सब्जी मंडी में इन दिनों टमाटर के दामों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। सीजन की शुरुआत में ही टमाटर के भाव बढ़कर 700 रुपए प्रति क्रेट तक पहुंच गए हैं, जिससे किसानों के बीच उत्साह का माहौल है। कुछ ही दिनों पहले एक स्थानीय टमाटर की एक क्रेट 300 से 400 रुपए के बीच बिक रही थी, लेकिन अचानक आई तेजी ने बाजार की तस्वीर ही बदल दी है। दामों में लगभग दोगुनी बढ़ोतरी ने न केवल किसानों की राहत दी है, बल्कि मंडी में कारोबार करने वाले आढ़ती और व्यापारियों की गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। सोलन जिला लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में सब्जी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में किसान टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक, मटर और अन्य नकदी फसलों की खेती करते हैं। विशेष रूप से टमाटर किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में सीजन की शुरुआत से ही अच्छे दाम मिलना किसानों के लिए बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। मंडी से जुड़े व्यापारियों और आढ़तियों के अनुसार वर्तमान समय में सोलन जिले में टमाटर का सीजन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है। अभी केवल सिंचाई सुविधाओं वाले चुनिंदा क्षेत्रों में ही टमाटर की फसल मंडी तक पहुंच रही है। बाजार में आपूर्ति कम होने और मांग बनी रहने के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल गंबरपुल, कंडाघाट, साधुपुल, अश्वनी खड्ड, मनलोक और अन्य नदी पार क्षेत्रों में टमाटर की आवक हो रही है। इन इलाकों में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था होने के कारण फसल अपेक्षाकृत जल्दी तैयार हो जाती है। परिणाम स्वरूप सीजन के शुरुआती दौर में इन क्षेत्रों के किसानों को सबसे पहले बाजार का लाभ मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि जब तक जिले के अन्य वर्षा आधारित क्षेत्रों से फसल मंडी में नहीं पहुंचे, तब तक बाजार में टमाटर की उपलब्धता सीमित बनी रहेगी और कीमतों में मजबूती भी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार टमाटर उत्पादकों को लागत के अनुरूप दाम नहीं मिल पाए थे। कई अवसरों पर किसानों को अपनी उपज औने पौने दामों पर ही बेचनी पड़ी थी। ऐसे में इस बार सीजन की शुरुआत ही अच्छे भाव में मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरी और सिंचाई की लागत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते तो खेती घाटे का सौदा बन सकती थी, लेकिन वर्तमान भाव ने किसानों को उम्मीद दी है कि इस बार उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिल सकता है। कई किसानों ने बताया कि अभी उनकी फसल पूरी तरह तैयार नहीं हुई है। यदि आने वाले कुछ सप्ताह तक बाजार में इसी तरह तेजी बनी रहती है तो उन्हें आर्थिक लाभ काफी ज्यादा प्राप्त हो सकता है, जिससे आर्थिक अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। मंडी में टमाटर की कीमत उसकी गुणवत्ता, आकार, रंग और ग्रेड के आधार पर तैयार की जाती है। अच्छे आकार, बेहतर गुणवत्ता वाले टमाटरों को सबसे अधिक कीमत मिल रही है। वहीं सामान्य गुणवत्ता वाले टमाटर भी पिछले कुछ दिनों की तुलना में बेहतर भाव पर बिक रहे हैं। आढ़तियों का कहना है कि इस बार बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले टमाटर की मांग अधिक है। बाहरी राज्यों के व्यापारी भी बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। यही वजह है कि उच्च ग्रेड के टमाटरों को 700 रुपए प्रति क्रेट तक के भाव मिल रहे हैं।
टमाटर के दाम बढ़ने के साथ ही सोलन सब्जी मंडी में गतिविधियां भी तेज होने लगी है। सुबह से ही किसानों की आवाजाही बढ़ गई है और मंडी में बोली लगाने वाले व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है। व्यापारियों का कहना है कि अच्छी कीमतों की खबर फैलने के बाद कई किसान अपनी फसल जल्द मंडी तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं आड़ती भी अधिक मात्रा में उपज खरीदने के लिए सक्रिय हो गए हैं। मंडी में लगातार बढ़ती हलचल इस बात का संकेत है कि टमाटर का कारोबार आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि टमाटर के दामों पर मौसम का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि मौसम अनुकूल रहता है तो फसल को किसी भी प्रकार की बीमारी या प्राकृतिक आपदा का सामना नहीं करना पड़ता तो उत्पादन बढ़ सकता है। हालांकि अत्यधिक बारिश, ओलावृष्टि या रोगों के प्रकोप से फसल प्रभावित होने पर बाजार में कीमतें और बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान समय में मौसम की स्थिति किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मंडी कारोबारियों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में उत्पादित टमाटर की मांग केवल राज्य तक सीमित नहीं रहती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर भारत के कई अन्य बाजारों में भी यहाँ से टमाटर भेजा जाता है। यदि बाहरी राज्यों से मांग बढ़ती है तो स्थानीय स्तर पर आवक सीमित रहती है तो कीमतों में और तेजी देखने को भी मिल सकती है। वर्तमान में कई व्यापारियों की नजर बाहरी बाजारों की मांग पर बनी हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं सिरलहर से विधायक विपिन सिंह परमार ने धर्मशाला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार और पंचायत चुनावों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पंचायत चुनाव समय पर करवाने के पक्ष में नहीं थी और चुनाव प्रक्रिया को टालने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए। विपिन सिंह परमार ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर 2025 में संपन्न होने थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में देरी हुई और अंततः 30 मई को चुनाव संपन्न करवाए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार चुनावों को आगे बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए कानूनी स्तर पर भी प्रयास किए गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार चुनाव टालने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय पहुंची, लेकिन वहां उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। परमार ने कहा कि न्यायालय के फैसलों ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं किया जा सकता। भाजपा विधायक ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंचायत चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे और उसी के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी पड़ी। उन्होंने दावा किया कि यदि न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती तो प्रदेश में पंचायत चुनाव और अधिक विलंबित हो सकते थे। परमार ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत और बुनियादी इकाई है तथा इनके चुनाव समय पर होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति गंभीर नहीं रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के पक्ष में रही है और भविष्य में भी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाती रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समय आने पर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आज हम आपके सामने जो गत पिछले महीने नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव संपन्न हुए हैं, यानी मई 17 तारीख को नगर निकाय के चुनाव, 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में पंचायती राज के चुनाव पूरे प्रदेश में संपन्न हुए। ये चुनाव दिसंबर जनवरी के महीने में संपन्न हो जाने चाहिए थे, परंतु उस समय ना हो करके ये मई के महीने में 30 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए। मैं ये कह सकता हूं कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार नगर निकाय पंचायती राज चुनावों को टालना चाहती थी और टालना इस कदर से चाहती थी कि विधानसभा में ऐसे कानून बनाने का प्रयास हुआ जो संविधान इजाजत ही नहीं देता है। हाई कोर्ट में डिजास्टर के नाम पर सरकार जाती है, निर्णय उनके खिलाफ जाता है। तदोपरांत सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि 31 तारीख से पहले ये चुनाव संपन्न करिए। तो आप इस सरकार की मानसिकता को आप पहचान सकते हैं कि पूरी तरह से लोकतंत्र के इस गांव की सरकार
जो प्रतिनिधित्व समाज में ऐसे लोग चुन करके लगभग मैं कह सकता हूं कि 3,754 पंचायतों के प्रदेश में पंचायतें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन पंचायत चुनावों में चाहे प्रधान हैं चाहे उप प्रधान हैं 70% से अधिक भाजपा समर्थित लोगों को जितवाया है, लोगों ने आशीर्वाद दिया। हिमाचल प्रदेश में 1,769 वार्ड हैं ब्लॉक समिति के, भारतीय जनता पार्टी को 1,109 ऐसे बीडीसी के सदस्य जीत करके आए हैं। उस तुलना में कांग्रेस बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है। और नगर पंचायतों में 22 जगह चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी 12 स्थानों पर जीत करके आई है। कांग्रेस इसमें भी बहुत पीछे है। नगर परिषद के चुनावों में लगभग 25 स्थानों पर चुनाव होते, 18 से अधिक स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत करके आते हैं। और जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उन नगर निगम के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आती है। और मत प्रतिशत में भी कांग्रेस से बहुत आगे परफॉर्म करती है। यानी इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां तक हमारे जिला परिषद का प्रश्न है, 12 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनने वाले हैं मिलकर के आज लगभग 42 पार्षद इकट्ठे जिला परिषद के हॉल में गए और वहां पर शपथ ग्रहण की है। ये मैं देखता हूं कि पहली बार हुआ है कि इतने अधिक संख्या में पार्षद हमारे सरकारी जिला कांगड़ा से जीत करके आए हैं। इसके लिए चुने हुए पार्षदों को बधाई, परंतु मैं अपने नेतृत्व को भी बधाई, पर सर्वाधिक बधाई जिस जनता ने, देव स्वरूपा जनता ने जिनको आशीर्वाद दिया, ये बात मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पत्रकार मित्रों, हिमाचल प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं, अब अगर हम 3.5 सालों की बात करें, अराजकता का माहौल है, नौजवान सड़कों पर है, महिलाओं का तिरस्कार हुआ है, किसान को खाद और किसान के खेत में कुलों का पानी नहीं पहुंच रहा है। गरीब कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने और श्री जयराम ठाकुर की सरकार ने 2017 से 22 के बीच में जितनी योजनाएं बनाई थी वो योजनाएं तमाम बंद हो चुकी हैं। मैं अराजकता की बात इसलिए करना चाहता हूं कि यहाँ पर माफिया अपने पांव पसार रहा है। यहाँ पर कहीं शराब माफिया है, कहीं पर वन काटू माफिया है, खनन माफिया है, जमीन माफिया है, कबाड़ माफिया है, और एक माफिया और है, ट्रांसफर माफिया। हमारा आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण ऐसे छुटभइये या नेताओं को के माध्यम से ऐसे माफियों को दिया जा रहा है